Hello and welcome everyone to the 10th tutorial class of magnetic effects of electric current and myself MD Shahbaz Salim from Vidya Mandir classes and you are watching me on Doubtnut। दोस्तों आज की क्लास में जो हम लोग बात करने वाले हैं वो हम लोग प्रीवियस ईयर मोस्टली जेई मेंस प्रॉब्लम की बात करने वाले हैं जैसे क्योंकि अब तक क्या है ना कि आपका चैप्टर अब फिनिश हो चुका है। मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का जितना भी थ्योरी हो सकता था या जितना भी न्यूमेरिकल्स हो सकता था वो सब हो गया। ठीक, अब हम लोग देखने वाले हैं आज की क्लास में कि क्या उन चीजों से हमसे जेई के प्रॉब्लम्स जेई मेंस के प्रॉब्लम्स बन पाते हैं। तो दोस्तों आज के क्लास में हम लोग सिर्फ 2019 का ही नहीं बल्कि हम लोग शुरू से लेकर के अंत तक जो भी अच्छे प्रॉब्लम्स होंगे मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के उनको मैं आपको दिखाऊंगा सॉल्व करके कि प्रॉब्लम को किस तरीके से एनालाइज करना चाहिए, प्रॉब्लम को किस तरीके से सॉल्व करना चाहिए। एंड दोस्तों आज की क्लास में कोई भी रिव्यू सेक्शन नहीं होगा। रिव्यू सेक्शन इसलिए नहीं होगा क्योंकि आज मैं कुछ भी कॉन्सेप्ट का आपको रिवाइज नहीं करवाने वाला हूँ, क्योंकि क्या है ना ये पूरा मैग्नेटिज्म फुल मैग्नेटिज्म आपका जो क्वेश्चंस करवाऊंगा वो पूरे पूरे के पूरे मैग्नेटिज्म के कहीं के भी सवाल हो सकते हैं। सब जेई मेंस में आए हुए सवाल हैं। ठीक, एंड अब मैं पूरा का पूरा मैग्नेटिज्म आपको रिवाइज नहीं करवा सकता हूँ। ठीक, दैट्स प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल। तो प्लीज जिनको भी मैग्नेटिज्म अच्छे से क्लियर नहीं है वो यूट्यूब पर जा करके हमारे सारे वीडियोस जा करके देख सकते हैं। आपको अगर आप लोग वीडियोस एक बार देख लोगे तो आई थिंक कि काफी सारी चीजें काफी सारे प्रॉब्लम्स आपके क्लियर हो जाएंगे। तो बिना देर किए हुए चलिए मैं आपको ले चलता हूं अपने क्वेश्चन सेक्शन में। तो दोस्तों मैं सबसे पहला सवाल आपको यहाँ आपके सामने रखता हूँ। ठीक, ये जो मेरा पहला सवाल है ये जेईई में 2002 में पूछा गया था, मतलब जेईई मेंस 2002 में पूछा गया था ये सवाल। ठीक, अब आप सोच रहे होंगे जेईई मेंस तो 2013 के बाद से आया है, 2002 में क्या था? 2002 3 4 में एआई ट्रिपल ई बोल करके एग्जाम होता था, ऑल इंडिया इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन। तो बेसिकली जो एआई ट्रिपल ई के क्वेश्चंस का जो लेवल था और जेईई मेंस का जो लेवल है दे बोथ आर सेम। ठीक, एंड फिर पहले अलग से आईआईटी की एग्जाम हुई करती थी। तो अब क्या हो रहा है कि अब जेई एडवांस अलग से हो रहा है। एंड जेई एडवांस का जो पेपर का जो लेवल होता है और जो आईआईटी जो पहले अपना एग्जाम लेता था उनका जो लेवल था वो दोनों लेवल सेम है। तो बेसिकली हम लोग बोल सकते हैं कि आपका एआई ट्रिपल ई के क्वेश्चंस और जेई मेंस के क्वेश्चन सेम लेवल का है, सेम ही चीज बोल सकते हैं। और आपका आईआईटी और जेई एडवांस वो दोनों सेम चीज हो जाएगा। ठीक, तो दोस्तों ये आपको एआई ट्रिपल 2002 में पूछा गया था जिसको अब हम लोग बोल सकते हैं कि भाई जेई मेंस 2002 का मान लीजिए। और क्या, तो पहला सवाल ये है कि इफ ए करंट इज पास थ्रू ए स्प्रिंग देन ए स्प्रिंग विल एक्सपैंड कंप्रेस रिमेन सेम नन ऑफ दिस। कई लोगों को तो ये समझ में ही नहीं आएगा ये सवाल कि भाई ये सवाल क्या है। मतलब स्प्रिंग से करंट पास करेंगे तो स्प्रिंग इलोंगेट कंप्रेस कैसे हो सकता है, क्योंकि अब तक हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि स्प्रिंग को इलोंगेशन स्प्रिंग में इलोंगेशन लाने के लिए हम लोग को स्प्रिंग को खींचना पड़ता है या कंप्रेशन लाने के लिए स्प्रिंग को हम लोगों को पुश करना पड़ता है। अब यहाँ पर पूछ रहा है कि करंट पास करेंगे तो क्या होगा। तो दोस्तों आप इसको समझना है तो आप ऐसे समझिए कि जो स्प्रिंग होता है स्प्रिंग इज लाइक अन इंडक्टर। आप बोल सकते हो कि स्प्रिंग क्या है, एक इंडक्टर की तरह एक्ट बिहेव करता है। ठीक है, तो दोस्तों अगर इसमें आप करंट पास कर देने हैं तो आपको बोल रहा है कि ये इलोंगेट होगा कंप्रेस होगा। दोस्तों यहाँ पर अगर ध्यान से अगर आप देखिएगा तो इस पे करंट ऐसे गया, इस पे ऐसे गया, फिर करंट ऐसे जाएगा, फिर करंट, तो सारे के सारे लूप्स जो है, ठीक, सारे के सारे लूप्स क्या हैं, सब एक दूसरे से पैरेलल और सब में करंट जो होगा वो सेम डायरेक्शन में होगा। तो बेसिकली अगर दो वायर हो और करंट सेम डायरेक्शन में हो तो क्या होता है, जैसे अगर सपोज मैं आपको दो वायर बना दूं। ठीक, जैसे मैं दो वायर बना दिया, दोनों में करंट आई आई है और दोनों सेम डायरेक्शन में करंट है। ठीक, तो ये दोनों वायर क्या करेगा, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा एक दूसरे को रिपेल करेगा। तो ये जानने के लिए से हम लोग क्या करते हैं, हम लोग यहाँ पर नेमिंग कर देंगे। क्या कर देंगे, नेमिंग कर देंगे। ठीक, इसको वायर वन बोल दिया, इसको वायर टू बोल दिया। ठीक, अब वायर वन की वजह से वायर टू पे मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा, इनवर्स होगा। तो वायर टू पे जो फोर्स लगेगा वो आई एल, ऊपर की तरफ आई है तो आई एल क्रॉस बी। ठीक, फोर्स इधर लग रहा है। ठीक, अगर वायर वन पे अगर आप फोर्स देखिएगा तो वायर वन पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो वायर टू के वजह से वो तो आउटवर्ड्स होगा ना। ठीक, आउटवर्ड्स हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड। ठीक, तो आप उस पे फोर्स अगर देखिएगा तो आई एल क्रॉस बी करिएगा तो उस पे फोर्स किधर आ रहा है, उस पे फोर्स आपका इस तरफ आ जा रहा है। तो ये दोनों वायर क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो जब भी वायर्स या फिर लूप अगर
आसपास रख दिया जाए और दोनों में अगर सेम करंट हो तो दोनों क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को। तो यहाँ पर भी आपका हर एक लूप एक दूसरे को क्या कर रहा होगा, अट्रैक्ट कर रहा होगा। तो सब लूप अगर एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा तो स्प्रिंग क्या हो जाएगा, कंप्रेस हो जाएगा ना। तो दोस्तों ये एक सिंपल सा सवाल पूछा गया था 2002 में, ठीक। तो आई डोंट थिंक कि आपको इस क्वेश्चन को समझने में कुछ भी दिक्कत महसूस हुई होगी। आई थिंक कि प्रॉब्लम काफी क्लियर था एंड आई गेस कि आप लोग सबको समझ में भी आ गया होगा। तो नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम। तो दोस्तों ये जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है, ये नेक्स्ट प्रॉब्लम 2004 का है। ये नेक्स्ट प्रॉब्लम कब का है, ये 2004 का है। 2004 में क्या पूछा गया था कि ए लॉन्ग वायर कैरीज ए स्टेडी करंट। एक वायर है उसमें एक करंट, स्टेडी करंट आपका आई जा रहा है, ठीक। इट इज बेंट इन द फॉर्म ऑफ अ सर्कल ऑफ 1 टर्न एंड द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द सेंटर ऑफ द एट द सेंटर ऑफ द कोइल इज बी। मतलब कहना चाहता है कि आपका कोई एक वायर था लेंथ एल का, आपने क्या किया, आपने इस वायर को एक सर्कल बना दिया, ठीक। तो बेसिकली इसका लेंथ अगर आप एल मान रहे हैं, ये सर्किल का रेडियस आप आर अगर मान लेते हैं, लेट से आपने कैपिटल आर मान लिया, तो एल विल बी इक्वल टू 2 पाई आर। ये क्वेश्चन यही बोल रहा है ना। अब तक जो एक लाइन पढ़ के एक आदमी क्वेश्चन से समझेगा तो यही समझेगा ना कि ये लॉन्ग वायर कैरीज ए स्टेडी करेंट, ठीक। लॉन्ग वायर है, ठीक, कैरी स्टेडी करेंट आई, मान लो करंट लूप में क्या है, आई है, ठीक। तो आपको बोल रहा है इट इज बेंट इन ए सर्कल ऑफ 1 टर्न एंड द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द कोइल इज बी। तो बी कितना हो जाएगा दोस्तों, तो दोस्तों आप लोगों को पता होगा कि एक सर्कुलर टर्न के वजह से, मतलब एक सिंगल कोइल की वजह से मैग्नेटिक फील्ड उसके सेंटर पे जो होता है वो म्यू नॉट आई बाई 2 आर होता है, ठीक। तो इट इज देन बेंट इन, अब फिर हम लोग क्या किए, इट इज देन बेंट इनटू सर्कुलर लूप ऑफ एन टर्न्स, ठीक। ये टर्म्स गलती से हो गया, ये आपका टर्न्स होगा, ठीक। तो क्या है कि हम अब इस लूप को क्या किए, इस लूप को बेंड करके हम सर्कुलर लूप ऑफ एन टर्न्स कर देंगे, ठीक। मतलब अब यही वायर को हम फिर से ऐसे मोड़ करके अब सर्कुलर लूप ऑफ एन टर्न्स कर देंगे, ठीक। कितना टर्न्स हो जाएगा, एन। तो मैग्नेटिक फील्ड इसके सेंटर पे, इसका रेडियस मान लीजिए स्मॉल आर, तो बी क्या हो जाएगा, एन टाइम्स म्यू नॉट आई बाई 2 इंटू आर, ठीक। अब आर क्या हो जाएगा, स्मॉल आर क्या हो जाएगा, तो स्मॉल आर विल बी अब अगेन आप एन इंटू 2 पाई आर, मतलब एक लूप का लेंथ क्या है 2 पाई आर। अब एन लूप्स बना है तो एन इंटू 2 पाई आर विल बी टोटल लेंथ, और वो कितना होगा, वो तो एल के बराबर ही होगा ना। तो यहाँ से आप लोग देख सकते हैं कि आर जो आएगा वो क्या आएगा, एल बाई एन इंटू 2 पाई, ठीक। मतलब आप बी, इसको नया मैग्नेटिक फील्ड बी वन बोल दीजिए, तो जो बी वन की वैल्यू आ जाएगी वो क्या आ जाएगी, एन इंटू म्यू नॉट आई बाई 2 इंटू स्मॉल आर को क्या लिख सकते हैं, एल बाई एन इंटू 2 पाई, हाँ कि नहीं, ठीक। और एल को हम लोग 2 पाई इंटू कैपिटल आर भी लिख सकते हैं। तो हम लोग सीधे एन स्क्वायर हो जाएगा, एन स्क्वायर 2 पाई इंटू म्यू नॉट आई बाई 2 एल, एल को हम लोग ने 2 पाई आर लिख दिया, क्योंकि एल जो पहला जो सर्कल था उसका सर्कमफेरेंस 2 पाई आर था और वो एल लेंथ से ही बनाया गया था। तो अब यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं दोस्तों कि 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हो गया है और ये हो गया है एन स्क्वायर म्यू नॉट आई बाई 2 आर। और म्यू नॉट आई बाई 2 आर क्या था, आपका ओरिजिनल मैग्नेटिक फील्ड बी था, म्यू नॉट आई बाई 2 आर आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो बस ये क्या हो गया, ये एन स्क्वायर बी हो गया। मतलब नया मैग्नेटिक फील्ड बी वन जो है, जो कि आपका एन टर्न्स से बना हुआ है, ठीक। एन टर्न्स के वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा आपका सेंटर पे, तो वो कितना आ जाएगा, एन स्क्वायर ऑफ द ओरिजिनल मैग्नेटिक फील्ड बी। मतलब आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। तो दोस्तों क्या ये सवाल डिफिकल्ट था, नहीं दोस्तों, इसमें एक सिंपल सा लॉजिक लग रहा था कि अगर आपका सिंगल वायर है, ठीक, लॉन्ग वायर है, उसी को हमने क्या किया, पहले एक सर्कल बना लिया, तो एल इज इक्वल टू 2 पाई आर हो जाएगा। अब क्या किया, अब उसी को ना बहुत सारे सर्कुलर टर्न्स में कर दिया, तो एन इंटू 2 पाई आर विल बी इक्वल टू एल हो जाएगा, हाँ कि नहीं। तो बस इन दोनों इक्वेशंस को इक्वेट करके, ठीक, और आपको अगर पता हो कि सर्कुलर टर्न की वजह से सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट आई बाई 2 आर होता है, तो आई थिंक कि ये प्रॉब्लम आपके लिए काफी ज्यादा सिंपल हो जाएगा। तो देख सकते हैं दोस्तों, अब बोलिए कि क्या आपको ये प्रॉब्लम भी आसानी से समझ में आ गया, ठीक, जरूर आया होगा, ठीक, क्योंकि प्रॉब्लम ज्यादा मुश्किल बिल्कुल नहीं था, ठीक। तो आई गेस कि आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम। दोस्तों ये तीसरा सवाल है, ठीक, और ये आपको पूछा गया था 2006 में।
आप देख सकते हैं कि 2002 में जो सवाल पूछा गया था स्प्रिंग वाला वो प्रीटी सिंपल था। यहाँ उससे पहले भी जो पूछा गया वो भी काफी सिंपल था। 2006 में भी जो पूछा जा रहा है ये भी आई गेस सिंपल ही होगा। बस हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को बस अपना कॉन्सेप्ट को लगाते हुए चलना है। जो कॉन्सेप्ट हम लोग सीख चुके हैं, मतलब अब तक जो कॉन्सेप्ट हम लोगों ने सीखा है मैग्नेटिज्म में, हम लोग उन कॉन्सेप्ट को ही क्या करेंगे, लगाते हुए चलेंगे। ठीक, तो देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, मैं पहले क्वेश्चन रीड आउट कर देता हूँ आपके लिए। ठीक, कि इन ए रीजन स्टेडी एंड यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड आर प्रेजेंट, मतलब किसी रीजन में आपका स्टेडी आपका यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है। ठीक, दीज टू फील्ड्स आर पैरेलल टू ईच अदर, दोनों फील्ड क्या है, एक दूसरे के पैरेलल है। ए चार्ज पार्टिकल इज रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट इन दिस ओरिजिन इन दिस रीजन, द पाथ ऑफ द पार्टिकल विल बी, पार्टिकल का पाथ क्या होगा, सर्कल होगा, एलिप्स होगा, स्ट्रेट लाइन होगा, हेलिक्स होगा, हाँ कि नहीं। तो दोस्तों हम लोगों ने मैग्नेटिज्म में पढ़ा है कि पाथ जनरली तीन तरह के होते हैं, एक स्ट्रेट लाइन होता है जनरली, या फिर सर्कुलर होता है जब आपका मैग्नेटिक फील्ड वेलोसिटी के परपेंडिकुलर हो जाता है, या फिर हेलिक्स होता है जिसमें आपका मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी के बीच में कुछ एंगल थीटा आ जाती है। तो ठीक, तो दोस्तों चलिए हम लोग देखते हैं, बोला है इसमें कि इन ए रीजन स्टेडी एंड यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड्स आर प्रेजेंट, दिस टू फील्ड्स आर पैरेलल टू ईच अदर, मतलब आप अगर एक ये मान लेते हैं, एक्स एक्सिस मान लिया और वाई एक्सिस मान लिया, तो आपका मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों बोल रहा है कि सेम डायरेक्शन में है, पैरेलल है। तो चलिए हम लोग दोनों को अलोंग एक्स एक्सिस मान लेते हैं कि मेरा मैग्नेटिक फील्ड भी इधर ही है और मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर ही है। अब दोस्तों बोल रहा है कि दिस टू फील्ड आर पैरेलल टू चार्ज पार्टिकल रिलीज फ्रॉम रेस्ट इन दिस रीजन। मान लो अब चार्ज पार्टिकल को चलो हम ओरिजिन से छोड़ दिए, ठीक, कोई एक मेरा चार्ज पार्टिकल है कि उसको ओरिजिन पे हम ऐसे रेस्ट पे छोड़ दिए, क्वेश्चन वही बोल रहा है ना कि चार्ज पार्टिकल इज रिलीज फ्रॉम रेस्ट इन दिस रीजन। ठीक, चलो हम लोगों ने ओरिजिन पे चार्ज पार्टिकल क्यू को छोड़ दिया, पाथ ऑफ द पार्टिकल विल बी, पाथ क्या होगा, तो देखिए दोस्तों जैसे ही आपने चार्ज क्यू को रखा, अगर चार्ज पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग फोर्स लगेगा, चार्ज नेगेटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट फोर्स लगेगा। मतलब दोनों ही केस में फोर्स क्या होगा, या तो पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा, ठीक, या तो फिर एंटी पैरेलल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा दोस्तों। ठीक, अब दोनों ही केस में आपका थीटा जो बनेगा, थीटा जो बनेगा वो क्या बनेगा, थीटा जो बनेगा, थीटा विल बी आइदर 0 डिग्री और 180 डिग्री। ठीक, तो अब मैग्नेटिक फोर्स जो लगता है दोस्तों, फोर्स जो लगता है वो क्या होता है, वो क्यू वी क्रॉस बी होता है। ठीक, जहां पर हम लोग क्या लिख देते हैं, हम लोग क्यू वी बी साइन थीटा लिख देते हैं। अब दोस्तों साइन जीरो भी जीरो होता है और साइन 180 भी जीरो ही होता है, मतलब दोनों ही केस में जो फोर्स लगेगा वो फोर्स क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक फोर्स तो जीरो लगेगा, मतलब मैग्नेटिक फोर्स तो लग ही नहीं सकता। ठीक, मैग्नेटिक फोर्स विल बी जीरो, मैग्नेटिक फोर्स, ठीक, वो क्या हो जाएगा आपका, वो आपका जीरो एक्ट करेगा, कोई मैग्नेटिक फोर्स एक्ट ही नहीं करेगा। तो मैग्नेटिक फोर्स भी क्या हो गया आपका, मैग्नेटिक फोर्स भी आपका जीरो हो गया, मतलब मैग्नेटिक फोर्स तो लग ही नहीं रहा है, तो सिर्फ और सिर्फ कौन फोर्स लग रहा है, इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा होगा, हाँ कि नहीं। और इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा होगा तो इलेक्ट्रिक फोर्स चार्ज पार्टिकल को सीधा लेकर के चला जाएगा, मतलब पाथ क्या हो जाएगा, पाथ विल बी ए नो डाउट स्ट्रेट लाइन, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ आपका इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा है, और इलेक्ट्रिक फोर्स क्या करेगा, इलेक्ट्रिक फोर्स सीधा जिस डायरेक्शन में लग रहा है, अगर चार्ज पॉजिटिव हुआ तो उसी डायरेक्शन में लेकर के चला जाएगा, चार्ज निगेटिव हुआ तो अपोजिट डायरेक्शन में लेकर के चला जाएगा। लेकिन आपका मैग्नेटिक फोर्स जीरो रहेगा, क्योंकि क्यू वी क्रॉस बी आप करेंगे तो वी बी साइन जीरो या फिर वी बी साइन 180, दोनों ही केस में जीरो हो रहा है, तो मैग्नेटिक फोर्स लगेगा ही नहीं। तो यहाँ पर सिर्फ इलेक्ट्रिक फोर्स का कमाल है, और इलेक्ट्रिक फोर्स तो अपना जिधर लग रहा है उधर अपना लेकर के चला जाएगा, नहीं तो अपने अपोजिट डायरेक्शन में लेकर के जाएगा। लेकिन दोनों ही केस में पाथ क्या रहेंगे, पाथ आपके स्ट्रेट लाइन रहेंगे। तो यहाँ पर आंसर आपका प्रेटी सिंपल है कि पाथ क्या हो जाएगा, स्ट्रेट लाइन। तो देख सकते हैं दोस्तों कि 2006 में भी किस तरीके से एक बच्चों वाला सवाल पूछा गया। तो दोस्तों मैं आपको दिखाऊंगा कि सिर्फ 2006 में ही नहीं, 2018, 2019 हर तरफ, हर एग्जाम में, हर ईयर में जो प्रॉब्लम आपका पूछा गया है वो काफी सिंपल प्रॉब्लम पूछा गया है। मतलब अगर आप लोगों को बेसिक्स, अगर मैग्नेटिक फील्ड के मैग्नेटिज्म का बेसिक्स अगर आपको आता है तो आप प्रॉब्लम्स को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं बिना किसी ज्यादा एफर्ट लगाए हुए, ठीक, बिल्कुल आसानी से। तो बंधे रहिए मेरे साथ, जुड़े रहिए मेरे साथ, और देखते रहिए हमारे वीडियोस, और सीखते रहिए हर क्लास में कुछ ना कुछ नया। ठीक, तो दोस्तों ये क्वेश्चन 2010 में पूछा गया था, ये क्वेश्चन कब पूछा गया था, 2010 में, एंड 2010 में ये पूछा गया था। ठीक, चलिए हम लोग देखते हैं कि 2010 के क्वेश्चन का लेवल क्या है। ठीक, क्वेश्चन बोल रहा है
कि टू लॉन्ग पैरेलल वायर्स आर एट ए डिस्टेंस 2d अपार्ट। आप देख सकते हैं दोस्तों, दो लॉन्ग पैरेलल वायर्स है। लॉन्ग मतलब इनफाइनाइट लेंथ का हो गया, पैरेलल है मतलब दोनों वायर ऐसे अपना रखा हुआ है एक दूसरे के पैरेलल, ठीक। और दोनों के बीच का सेपरेशन क्या है, दोनों के बीच का सेपरेशन 2d है, ठीक। दे कैरी स्टेडी इक्वल करंट फ्लोइंग आउट ऑफ द प्लेन ऑफ द पेपर। दोनों में जो करंट है वो आउट ऑफ द प्लेन है, मतलब आपका देख सकते हैं आप लोग बीच में ये दो देख रहे हैं, ठीक। तो इसका ये जो साइन होता है इसका मतलब ही क्या होता है, इसका मतलब ही होता है आउटवर्ड। क्या मतलब होता है इसका, आउटवर्ड, ठीक। तो दोनों ही केस में आपका जो करंट का जो डायरेक्शन दे रखा है वो आउटवर्ड दे रखा है, कि दोनों ही वायर से करंट जो है वो बाहर आ रहा है, ठीक। आपको बोला है वेरिएशन of magnetic field along line xx dash is given by, मतलब along line xx dash जो आप लोग देख रहे हैं, मतलब बोल सकते हैं x एक्सिस बोल सकते हैं, ठीक। तो उस पे कैसा वेरी करेगा मैग्नेटिक फील्ड, ये आप लोगों से पूछा है, ठीक। तो चलिए दोस्तों, मैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर देता हूं आपके लिए, ठीक। सबसे पहली चीज की जो वायर्स रखा है वो ऐसा रखा है आउटवर्ड, ठीक। और हमें मैग्नेटिक फील्ड की बात करनी है इस लाइन पे, ये जो लाइन जो मैं अभी आपको डॉटेड लाइन जो बना रहा हूँ ना, इस लाइन पे आपको बात करना है मैग्नेटिक फील्ड की। सबसे पहले दोस्तों यहाँ मैं इसको रीजन वाइज अगर डिवाइड कर दूं, ठीक। तो सबसे पहले मैं इस रीजन के इस पॉइंट की बात करता हूँ, ठीक। दोनों के बीच का सेपरेशन दोस्तों आपको 2d दे रखा है, ठीक। यहाँ पहले इधर एक्स डिस्टेंस पे बात करते हैं, ठीक। तो वायर वन की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, देखो दोस्तों, जिन लोगों को मैग्नेटिक फील्ड निकालने में दिक्कत आती है मैं उनको बता दूं, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन देखने के लिए सिंपली हम लोग आई डीएल क्रॉस आर करते हैं, ठीक। मतलब डीएल क्रॉस आर करते हैं, और डीएल का जो डायरेक्शन होता है वो करंट के अलोंग होता है। जैसे यहाँ पर अगर आप पहला वायर अगर कंसिडर करिएगा, फर्स्ट वायर, ये वायर वन, ये वायर टू, ठीक। अगर फर्स्ट वायर के वजह से अगर आप रीजन वन पे जो पॉइंट में बनाया, ठीक। चलिए मैं पॉइंट नाम दे देता हूँ ताकि आपको और ज्यादा क्लैरिटी हो जाए, ठीक। मतलब ये पॉइंट बोल दिया ए, ठीक। अगर वायर वन की वजह से ए पे अगर मैग्नेटिक फील्ड देखा जाएगा तो उसका डायरेक्शन किधर हो जाएगा, तो आईडीएल बाहर की तरफ है क्रॉस आर, आईडीएल देखो बाहर की तरफ है, देखो जो करंट है, करंट किधर है, करंट आपका बाहर की तरफ है, मतलब करंट आउटवर्ड आ रहा है, बाहर निकल रहा है, तो ये करंट हो गया। क्रॉस आर, आर आप पी पॉइंट आपका इस तरफ है, तो हाँ कि नहीं, तो आपको ऐसे करना पड़ेगा, तो मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन हो जाएगा वो किधर हो जाएगा, वो डाउनवर्ड्स हो जाएगा, ठीक। इस वायर की वजह से भी तो देख सकते हैं दोस्तों, इस वायर में भी करंट उस तरह आउटवर्ड ही है, और सेम आपको उस साइड ही निकालना है, तो उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड किधर हो जाएगा, दोनों वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, डाउनवर्ड ही हो जाएगा। मतलब नेट मैग्नेटिक फील्ड जो आएगा वो डाउनवर्ड्स आएगा, डाउनवर्ड मतलब निगेटिव वाई एक्सिस में आ जाएगा, हाँ कि नहीं। तो डाउनवर्ड्स आ रहा है मतलब निगेटिव, क्योंकि आप डाउनवर्ड डायरेक्शन को क्या लेंगे, निगेटिव लेंगे, क्योंकि अपवर्ड डायरेक्शन को हम लोग क्या लेते हैं, पॉजिटिव लेते हैं। तो दोस्तों जो भी आपका, और आप जितना दूर इससे जाते चले जाइएगा आपकी मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, उतनी घटती चली जाएगी। क्यों घटती चली जाएगी, क्योंकि जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो बी जो होता है आपका, वो बी मैं इधर बेसिक्स में लिख देता हूँ, बी जो होता है दोस्तों वो म्यू नॉट आई बाई 2 पाई डी होता है, वेयर डी जो होता है, डी इज द डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द वायर। तो दोस्तों जो मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा वो आपको सिंपली रीजन वन में अगर देखा जाए तो वो आपका ऐसा हो जाएगा, हाँ कि नहीं, ठीक। इधर इंफिनिटी को टच करने जाएगा वो, क्योंकि यहाँ पर डी आपका जीरो हो जाएगा एक के लिए, ठीक। और इधर आपका मैग्नेटिक फील्ड जीरो जब एक्स आपका इंफिनिटी को टेंड करेगा। तो दोस्तों ये हो गया, इस रीजन की बात करेंगे, ठीक। अब बात करते हैं इन दोनों के बीच में कहीं पर, ठीक, कहीं पर भी अगर आप देखेंगे, ठीक, लेट से अगर आप अभी यहाँ पर देखते हैं पॉइंट बी पे, अगर ये यहाँ से एक्स होगा तो ये यहाँ से कितना होगा, ये आपको 2d माइनस एक्स हो जाएगा, ठीक। तो बी वन क्या हो जाएगा, मतलब वायर वन की वजह से अगर मैग्नेटिक फील्ड दिखेगा तो आइडियल क्रॉस आर ऊपर आ रहा है, और वायर टू की वजह से आइडियल क्रॉस आर आपका नीचे आ रहा है, ठीक। तो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, ठीक। तो कितना हो जाएगा, म्यू नॉट आई बाई 2 पाई एक्स, ठीक। और वो हो जाएगा उसकी वजह से हो जाएगा ये पॉजिटिव में, तो उसकी वजह से नीचे आ रहा है तो निगेटिव में हो जाएगा कितना, म्यू नॉट आई बाई 2 पाई इंटू 2d माइनस एक्स, ठीक। तो दोस्तों अब दोनों ऊपर नीचे लग रहा है तो जाहिर सी बात है किसी एक पार्टिकुलर पॉइंट पे दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर लेगा, मतलब उस केस में दोनों क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो वहां से आपको पता चलेगा दोस्तों कि x विल बी इक्वल टू 2d माइनस एक्स, तो यहाँ से आपको x इज इक्वल टू डी, मतलब बीचों बीच दोस्तों आपका मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, जीरो, ठीक। और उससे पहले जब आप
पॉइंट बी की बात करिएगा तो वायर वन की वजह से मैग्नेटिक फील्ड ऊपर होगा और वायर टू की वजह से नीचे होगा। लेकिन वायर वन से वो ज्यादा नजदीक है, मतलब एक्स कम होगा तो मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगा ना उसका, ठीक। तो वो आपको कुछ ऐसा बन जाएगा, ठीक। उसके बाद यहाँ पर आपको 0 हो जाएगा एंड फिर ये आपको ऐसा। ठीक, कुछ ऐसा हो जाएगा। बीच में आपका एकदम 0 हो जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा, उसके बाद फिर आप जिस वायर के साइड, जिस वायर के नजदीक रहेगा उसका मैग्नेटिक फील्ड डोमिनेट करेगा। क्यों? क्योंकि एक्स के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। एक्स जितना कम होगा मैग्नेटिक फील्ड उतना ज्यादा होगा। तो जिस वायर के आप करीब रहिएगा उसका मैग्नेटिक फील्ड आपका डोमिनेटिंग होगा, ठीक। तो अब बात करते हैं किसी एक पॉइंट सी की, मतलब जो वायर टू से इधर कोई पॉइंट ले, तो वायर टू की वजह से मैग्नेटिक फील्ड अभी क्या होगा, ज्यादा होगा, क्योंकि एक्स क्या है आपका कम है, ठीक। तो ये अभी आपका जो एक्स है ये कम है, ठीक। आपका एज कम्पेयर टू उसका वायर वन की वजह से 2d प्लस एक्स हो जाएगा, तो उसका मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, इसका ज्यादा हो जाएगा। तो ये जिस डायरेक्शन में आएगा नेट मैग्नेटिक फील्ड आपका उसी डायरेक्शन में होने वाला है। अब नेट मैग्नेटिक फील्ड किधर, उसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा, आइडियल क्रॉस आर, ऊपर की तरफ हो जाएगा, मतलब पॉजिटिव आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि इस साइड जो भी मैग्नेटिक फील्ड होगा वो पॉजिटिव होगा, ठीक। तो ऐसा, तब हम लोग देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है हम लोगों का। ठीक, क्लियरली देख सकते हैं कि ऑप्शन ए हम लोगों का मैच कर रहा है। तो दोस्तों बोलिए, क्या ये सवाल डिफिकल्ट है? दोस्तों ये सवाल भी डिफिकल्ट नहीं था। बस आपको क्या करना था, आपको लॉजिक्स लगाना था। मतलब बोल सकते हैं कि छोटे हर क्वेश्चन में क्या होता है, एक ट्रिक होता है, एक छोटा सा लॉजिक उस क्वेश्चन में छुपा हुआ होता है। उस लॉजिक को क्या करता है, उस लॉजिक को बोल सकते हैं उस कोडिंग को हम लोगों को क्या करना होता है, डिकोड करना होता है। एंड वंस यू डिकोड द कोड, ठीक, प्रॉब्लम आप लोग सीधा डायरेक्ट आंसर तक पहुंच जाएंगे, हाँ कि नहीं, ठीक। तो आई गेस कि आप लोगों को ये प्रॉब्लम भी समझ में आ गया होगा, ठीक। चलिए हम लोग चलते हैं अब अपने अगले सवाल की तरफ। एंड जिसको भी थोड़ा सा भी दिक्कत हो रहा हो या डिफिकल्टी महसूस हो रही हो, वो प्लीज जा करके आप क्या कर लीजिए, आप पहले थोड़ा सा मैग्नेटिज्म रिवाइज कर लीजिए, थोड़ा सा प्रीवियस वीडियोस को देख लीजिए। उसके बाद फिर आप वापस से आएंगे तो आपको सारी चीजें आसानी से समझ में आएगी और आप बिल्कुल आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक। तो अब दोस्तों ये जो अगला सवाल है ये 2015 का है। ये सवाल जो है ये आपका कब का है, ये आपका 2015 का है। 2015 में पूछा गया था ये सवाल। और क्या पूछा गया था सवाल, मैं आपके लिए जो है वो रीड आउट कर दे रहा हूँ, ठीक, पढ़ दे रहा हूँ मैं आपके लिए, ठीक। आप सवाल समझिएगा। टू लॉन्ग करेंट कैरिंग थिन वायर्स, ठीक, दो लॉन्ग करेंट कैरिंग थिन वायर्स है, बोथ विथ करंट आई, दोनों में करंट क्या है, आई है, आर हेल्ड बाय इंसुलेटिंग थ्रेड्स ऑफ लेंथ एल एंड आर इन इक्विलिब्रियम एज शोन इन द फिगर। देख सकते हैं आप लोग दोस्तों कि यहाँ पर क्या है, दोनों वायर क्या है, दोनों वायर इक्विलिब्रियम पे है। अब इक्विलिब्रियम पे देखो दोनों वायर या तो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहा होगा या दूसरे को रिपेल कर रहा होगा, डिपेंड्स अपॉन द डायरेक्शन ऑफ द करंट, हाँ कि नहीं। थोड़ा देर पहले ही आपको बताया कि अगर डायरेक्शन ऑफ द करंट अगर सेम होता है तो अट्रैक्ट करता है, तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर डायरेक्शन ऑफ द करंट क्या होगा, अपोजिट होगा, तभी एक दूसरे को रिपेल करके तब ना थोड़ा दूर जा करके दोनों ऐसे इक्विलिब्रियम पे रहेगा जी। अट्रैक्ट करेगा तो चिपक जाएगा ना, कहाँ इक्विलिब्रियम पे रहेगा, ठीक। दोनों को एक दूसरे को रिपेल कर रहा होगा तो खींच करके ऐसे इक्विलिब्रियम पे क्या होगा, खींच करके ऐसे एकदम इनिशियली ऐसे से एकदम ऐसे हो गया होगा, हाँ कि नहीं। विथ थ्रेड्स मेकिंग एंगल थीटा विद द वर्टिकल। अब थ्रेड देख सकते हैं कि कितना एंगल बना रहा है, थीटा बना रहा है वर्टिकल से। If wires have mass per unit length lambda, then the value of current I। मास पर यूनिट लेंथ lambda दे रखा है आपको और आपसे करंट की वैल्यू पूछिए कि करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, ठीक। तो दोस्तों इक्विलिब्रियम की बात कर रहा है, दोनों वायर जो है वो आइडेंटिकल है, बोल रहा है टू लॉन्ग करंट कैरिंग थिन वायर बोथ विद करंट आई हेल्ड बाय इंसुलेटिंग थ्रेड ऑफ लेंथ एल एंड आर इन इक्विलिब्रियम, ठीक, विद थ्रेड्स मेकिंग एंगल थीटा विद द वर्टिकल। इफ वायर्स हैव मास पर यूनिट लेंथ, दोनों का मास पर यूनिट लेंथ भी सेम है, तो दोस्तों सब कुछ सिमेट्रिकल। तो आप कोई भी एक वायर पे अपना एफबीडी बना लीजिए और एफबीडी बना करके नेट फोर्स लगा करके आप क्या कर दीजिए, आप सॉल्व कर दीजिए। जैसे दोस्तों ये पहला वायर, ये आपका दूसरा वायर, ठीक। अब इस पे अब मैं देखिए, आप एफबीडी देखिएगा ब्लू कलर में, ठीक। टेंशन जो लगेगा वो तो आपको इस तरफ ही लगेगा, स्ट्रिंग स्ट्रिंग जो हमेशा टेंशन लगाता है वो अलोंग द वायर लगाता है, हाँ कि नहीं। ये टेंशन इधर लगेगा, ठीक। आपको क्वेश्चन में बोल रखा था कि ये एंगल आपका थीटा है
तो बस आप टेंशन को रिजॉल्व कर दीजिएगा टी कॉस थीटा में और टी साइन थीटा में। अब यहाँ पर जो फोर्स रिपेल कर रहा होगा वो कौन सा फोर्स होगा, वो मैग्नेटिक फोर्स होगा। तो एफ मैग्नेटिक आपको इस तरफ लग रहा होगा और वायर का अपना एम जी नीचे लग रहा होगा। तो इक्विलिब्रियम पे दोस्तों सारे फोर्सेस क्या करेंगे, एक दूसरे को बैलेंस कर लेंगे। बोले तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा, जीरो। मतलब टी साइन थीटा जो है वो आपका मैग्नेटिक फोर्स के बराबर होगा और टी कॉस थीटा जो है वो आपका एम जी के बराबर हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर मास आपको नहीं पता है, आपको मास पर यूनिट लेंथ पता है। तो अगर आप मान लेते हैं कि वायर का लेंथ एल है, इफ वी अज्यूम दैट length of the wire is L, देन मास वो कितना हो जाएगा वायर का, लेमडा एल। मास क्या हो जाएगा, लेमडा एल। ठीक, तो दोस्तों यहाँ पर टी साइन थीटा मैग्नेटिक फोर्स के बराबर हो गया, टी कॉस थीटा एम जी के बराबर हो गया। अब दोस्तों यहाँ पर मैग्नेटिक फोर्स की बात करनी होगी कि मैग्नेटिक फोर्स कितना होगा। तो दोस्तों यहाँ पर स्ट्रिंग का लेंथ आप लोगों को दे रखा है, ठीक, कि दोनों इंसुलेटिंग थ्रेड जो है वो लेंथ एल का है। ठीक, मतलब ये आपका एल है। तो दोस्तों ये जो लेंथ है, ठीक, आप ग्रीन कलर में देखिएगा, ये जो लेंथ है दोस्तों, ये लेंथ आपका क्या हो जाएगा, ये लेंथ आपको एल साइन थीटा हो जाएगा। मतलब दोनों वायर के बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या हो जाएगा, वो 2l साइन थीटा हो जाएगा। ठीक, आप बोल सकते हैं कि डिस्टेंस बिटवीन द वायर्स एट इक्विलिब्रियम विल बी 2l साइन थीटा। ठीक, तो अब फोर्स कितना लग रहा होगा, तो दोस्तों वायर पे जो फोर्स लगता है, ठीक, वो वायर का करंट अगर आई है, लेंथ एल है, मैग्नेटिक फील्ड बी है, तो आई एल बी लगता है। ठीक, तो जो मैग्नेटिक फोर्स हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, आई एल बी। तो अब चलो दोस्तों वायर वन बाउल बोल देते हैं इसको, इसको वायर टू बोल देते हैं। तो वायर वन की वजह से वायर टू पे जो फोर्स लगेगा वो आई एल बी लगेगा। अब आई तो करंट आई दे रखा है, एल लेंथ तो आपने मान लिया था, बी क्या हो जाएगा, बी विल बी म्यू नॉट आई बाई 2 पाई इंटू डी। डी क्या हो जाएगा दोस्तों, डी तो 2l साइन थीटा हो जाएगा, क्योंकि दोनों वायर के बीच का डिस्टेंस क्या है, 2l साइन। दोस्तों दोनों वायर लॉन्ग वायर है, इनफाइनाइट वायर है, इनफाइनाइट वायर की वजह से डी डिस्टेंस पे जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो म्यू नॉट आई बाई 2 पाई डी होता है दोस्तों। ठीक, तो सिंपली यहाँ पर म्यू नॉट आई बाई 2 पाई डी हम लोग कर देंगे। तो जो मैग्नेटिक फोर्स आएगा दोस्तों वो कितना हो जाएगा, वो आई स्क्वायर एल इंटू म्यू नॉट बाई 4 पाई एल साइन थीटा। दोस्तों ये आपका मैग्नेटिक फोर्स आया है। ठीक, तो दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं जो इक्वेशन था आपका, टी साइन थीटा इक्वल टू मैग्नेटिक फोर्स टी कॉस थीटा इक्वल टू एम जी, अगर दोनों को डिवाइड कर दिया जाए तो tan थीटा वो क्या हो जाएगा दोस्तों, अगर वो दोनों इक्वेशंस को अगर डिवाइड कर दिया जाए तो tan थीटा विल बी इक्वल टू मैग्नेटिक फोर्स बाई एम जी। ठीक, यानी tan थीटा इज इक्वल टू मैग्नेटिक फोर्स। अब m तो आपको पता नहीं था तो m को आपने लेमडा एल इंटू जी मान लिया था, तो tan थीटा विल बी एफ बी बाई लेमडा एल इंटू जी। अब दोस्तों tan थीटा आपको जो है वो दे रखा है, tan थीटा इज इक्वल टू एफ बी, एफ बी आप लोग निकाल चुके हैं, आई स्क्वायर एल म्यू नॉट। tan थीटा क्या दे रखा है, आई स्क्वायर एल म्यू नॉट बाई 4 पाई एल साइन थीटा। ये हो गया मैग्नेटिक फोर्स बाई आपका लेमडा एल जी है, तो लेमडा एल जी। ठीक, अब देखते हैं दोस्तों इसमें से क्या क्या कैंसिल हो जाएगा। तो देख सकते हैं दोस्तों कि जो एल है, वायर का जो लेंथ है वो आपका कैंसिल हो जाएगा। ठीक, उसके बाद आपका tan थीटा, तो tan थीटा इंटू आप जो इस साइड है आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, tan थीटा साइन थीटा इंटू 4 पाई एल लैम्बडा जी बाई म्यू नॉट इज इक्वल टू, ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपको आई स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। ठीक, तो अब दोस्तों tan थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा बाई कॉस थीटा भी लिख सकते हैं। ठीक, तो अगर आप लोग tan थीटा को इक्वल टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा लिखिएगा तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, ये आपको हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बाई म्यू नॉट
कॉस थीटा इंटू 4 पाई L लैम्डा G इज इक्वल टू आई स्क्वायर। तो दोस्तों आई जो हो जाएगा, अब साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर रूट करिएगा तो साइन थीटा ही हो जाएगा ना, बाकी सब आपका क्या हो जाएगा, रूट में चला जाएगा, मतलब 4 पाई L लैम्डा G बाय म्यू नॉट कॉस थीटा। तो दोस्तों ये हो जाएगी हम लोगों का क्या, करंट का वैल्यू, मतलब साइन थीटा इंटू 4 पाई L लैम्डा G बाय म्यू नॉट कॉस थीटा, यानी साइन थीटा। ठीक, अब दोस्तों ये जो 4 पाई है, 4 को भी बाहर निकाल लेंगे तो बाहर क्या आ जाएगा आपको, 2 आ जाएगा, हाँ कि नहीं। तो 2 sin थीटा बाई पाई L लैम्डा G बाय म्यू नॉट कॉस थीटा। दोस्तों ऑप्शन डी आपका जो है वो आप देख सकते हैं कि ऑप्शन डी आपका क्लियरली मैच कर रहा है। तो आई डोंट थिंक ये 2015 का ये जो सवाल है, ये सवाल भी मुश्किल है, ऐसा बिल्कुल नहीं है दोस्तों। कई बार ऐसा होता है कि लोग सोचते हैं कि जेईई मेंस में हम जा करके 20 सवाल करके आएंगे और पूरा का पूरा 25 का 25 करके आ जाते हैं। प्रॉब्लम इतना सिंपल होता है, मतलब आपको क्या करना है, आपको सिंपल बेसिक कॉन्सेप्ट्स जो आप लोग लर्न करते हो ना, उन्हीं बेसिक्स कॉन्सेप्ट्स को आपको क्या करना होता है, आपको अप्लाई करना होता है। उन बेसिक कॉन्सेप्ट्स को आप अप्लाई करके आप देख सकते हैं कि प्रॉब्लम कितनी आसानी से बन सकता है। आई डोंट थिंक कि इस प्रॉब्लम में मैंने सिवाय बेसिक्स के कुछ और लगाया हो, ठीक नहीं, सिंपल मैंने बेसिक्स लगाया और जो मुझे सिखाया गया था वही चीज मैं करता गया। आई डोंट थिंक कि आपको कोई भी तरह का परेशानी आना चाहिए, बिकॉज चीजें क्या है, चीजें प्रिटी सिंपल है। आप खुद ही चीजों को क्या करना है, चीजों को सिंपल रखना है। आप चीजों को खुद से सिंपल रखिएगा तो प्रॉब्लम क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली आपके लिए बहुत ही ज्यादा आसान हो जाएगा। तो आई डोंट थिंक कि आप लोगों को इस क्वेश्चन में कोई परेशानी हुई होगी। चलिए हम लोग चलते हैं अब अपने अगले प्रॉब्लम की तरफ। बस दोस्तों क्या करना है, फोर्स इज इक्वल टू आई एल बी, ठीक, और मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट आई बाई 2 पाई डी, ये दो मैग्नेटिज्म के क्या होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज होते हैं जिनका सबसे ज्यादा यूज पड़ता है। तो दोस्तों आप उन दो फॉर्मूलाज को अच्छे से करके रखिए, ठीक, बाकी चीजें आपके लिए क्या हो जाएंगी, ऑटोमेटिकली आसान हो जाएंगे। तो ये दोस्तों ये आपका लेटेस्ट सवाल है 2018 का। 2018 में क्या पूछा गया था, चलिए मैं आपको बताता हूँ, ठीक। लेट्स फर्स्ट रीड आउट द क्वेश्चन कि ए डाइपोल मोमेंट ऑफ ए सर्कुलर लूप कैरिंग ए करंट आई, ठीक, एक डाइपोल मोमेंट है ऑफ सर्कुलर लूप कैरिंग ए करंट आई इज एम, ठीक, मतलब एक सर्कुलर लूप है। पहले एक सर्कुलर लूप हम लोग बना लेते हैं, ठीक। देखिएगा दोस्तों मैं क्वेश्चन को पढ़ता जाऊंगा, डायग्राम बनाते जाऊंगा, ठीक। बोल रहा है कि डायपोल मोमेंट ऑफ सर्कुलर लूप कैरिंग ए करंट आई, सर्कुलर लूप है इसमें, चलो ये आई करंट करंट कैरी कर रहा है, ठीक। तो उसका मैग्नेटिक मोमेंट आपको एम बोल रखा है, तो एम जो हो जाएगा वो क्या होता है, मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है, आई इंटू ए हो जाता है, यानी आई इंटू ए, इसका रेडियस अगर आप लोग आर मान लेते हैं, ठीक, तो पाई इंटू आर स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा मैग्नेटिक मोमेंट, ठीक। तो बोलो दोस्तों यही बोला है कि डाइपोल मोमेंट ऑफ सर्कुलर लूप कैरिंग ए करंट आई इज एम एंड मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द लूप इज B1, ठीक। मैग्नेटिक फील्ड क्या बोल दिया, B1, तो B1 क्या हो जाएगा, म्यू नॉट आई बाई 2 आर, हाँ कि नहीं, एक सर्कुलर लूप की वजह से मैग्नेटिक फील्ड जो होता है वो हम लोग लिख देंगे। व्हेन द डाइपोल मोमेंट इज डबल्ड बाय कीपिंग द करंट कांस्टेंट, डाइपोल मोमेंट को आप लोग डबल करेंगे, मतलब आप लोग को बोला जा रहा है कि एम का 2m करने, ठीक। तो एम का 2m करने और करंट को बोल रहा है कि आपको सेम रखना है, करंट चेंज नहीं कर सकते, तो आप क्या चेंज कर सकते हैं, देखो आई अगर चेंज नहीं कर सकते तो आपको क्या चेंज करना पड़ेगा, आपको आर चेंज करना पड़ेगा, ठीक। बोला डबल करना है, मतलब आपका जो नया आर होगा वो √2 ऑफ स्मॉल आर होगा, तभी तो उसका स्क्वायर 2r स्क्वायर हो जाएगा, तभी तो डबल हो जाएगा आपका मैग्नेटिक मोमेंट। तो नया जो लूप आप लोग बनाइएगा उसका रेडियस क्या हो जाएगा, √2r हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात है। तो when the dipole moment is doubled by keeping the current constant, मतलब by √2 times of the radius करने को, the magnetic field at the center of the loop is B2, then ratio of B2 by B1, तो B2 क्या हो जाएगा, B2 will be simply म्यू नॉट आई बाई 2 इंटू आर, आर उसका क्या है, रेडियस क्या है, √2r है, हाँ कि नहीं। तो B1 बाई B2 क्या हो जाएगा, ये आपसे पूछा है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि B2 जो आपका आएगा, यहाँ से B2 जो आपका आ जाएगा, B2 हो जाएगा 1/√2 इंटू म्यू नॉट आई बाई 2r, ठीक, जो कि आपका क्या है, B1 है। तो आप बोल सकते हैं कि B2 इज इक्वल टू B1/√2। आपसे क्या पूछा है, आपसे B1/B2 पूछा है। तो बस दोस्तों B1/B2 क्या हो जाएगा, यहाँ से आप निकाल सकते हैं एकदम बिल्कुल आसानी से कि B1/B2 जो हो जाएगा, B1/B2 will be your √2।
तो आई डोंट थिंक कि इस प्रॉब्लम में भी आप लोगों को कोई परेशानी या कोई दिक्कत आई होगी। सिंपली द आंसर विल बी √2 b1/b2 क्या हो जाएगा आपको √2 हो जाएगा, क्योंकि b2 जो है वो क्या हो गया था, वो 1/√2 टाइम्स ऑफ b1 हो गया था। ठीक, तो आई डोंट थिंक कि इस प्रॉब्लम में भी दिक्कत आएगी। ये देखो आप 2018 में देख सकते हैं कि कितना सिंपल प्रॉब्लम पूछा गया था। बस आपको क्या पता होना चाहिए, तो उसमें डाइपोल मोमेंट कितना होता है। डाइपोल मोमेंट एक्चुअली इसमें मैग्नेटिक मोमेंट उसको बोला जाता है। मैग्नेटिक मोमेंट ही आपका क्या होता है, एक तरह से डाइपोल मोमेंट की तरह एक्ट करता है वो मैग्नेटिज्म में। हाँ कि नहीं, डायपोल मोमेंट हम लोग इलेक्ट्रोस्टैट्स में यूज करते थे वो वर्ड, यहाँ पर हम लोग मैग्नेटिक मोमेंट यूज करते हैं, बट दोनों का क्या है, दोनों सेम ही चीज है। ठीक, तो आपको बोलिए क्या ये प्रॉब्लम आप लोग को इजी लगा। तो देखो दोस्तों 2018 में भी आप लोग देख सकते हो कि कितना सिंपल सवाल पूछा गया था। दोस्तों हमेशा हर साल आपको सवाल जो है वो सिंपल ही पूछा जाता है। बस आपको क्या करना है, आपको बस उनको अच्छे से सॉल्व करना है। एक बार आप अच्छे से सॉल्व करने लग जाएंगे, चीजें आपके लिए क्या हो जाएंगी, चीजें आपके लिए प्रेटी सिंपल हो जाएगी। तो आई डोंट थिंक कि आप लोगों को इस क्वेश्चन में कुछ दिक्कत आई होगी। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम। दोस्तों ये हम लोगों का अगला सवाल। ठीक, इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि एज शोन इन द फिगर टू इनफाइनाइटली लॉन्ग आइडेंटिकल वायर्स आर बेंट बाय 90 डिग्री। आप लोग देख सकते हैं डायग्राम में, मैं थोड़ा सा डायग्राम को जूम कर देता हूँ। ठीक, आप लोग देख सकते हैं डायग्राम में कि दो वायर्स को किस तरीके से 90 डिग्री में बेंड कर दिया गया है। ठीक, आप देखिए यहाँ पर किस तरह से आपका 90 डिग्री में दोनों वायर्स को क्या कर दिया गया है, बेंड कर दिया गया है। आर प्लेस्ड इन सच ए वे दैट सेगमेंट एलपी एंड क्यूएम आर अलोंग एक्स एक्सिस। आप लोग देख सकते हैं एलपी क्यूएम किधर है, आपका एक्स एक्सिस की तरफ है, और एसपी और क्यूएन किधर है, आपका वाई एक्सिस की तरफ है। ठीक, इफ ओपी इज इक्वल टू ओक्यू इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, आपको ओपी ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस दोनों क्या है, आपको 4 सेंटीमीटर है बोल दिया है। ठीक, द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट ओ इज 10⁻⁴ टेस्ला। मतलब ओ पे आपका सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड भी आपको दे रखा है कितना, बी आपको दे रखा है 10⁻⁴ टेस्ला। तो मैग्नेटिक फील्ड एट ओ इज इक्वल टू 10⁻⁴ टेस्ला and the two wires carry equal currents. The magnitude of current in each wire in the direction of the magnetic field at O will be. O पे डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड क्या क्या हो जाएगा। तो दोस्तों जो लोग को डायरेक्शन आता है निकालने के लिए, तो उनको ये भी पता होगा कि अगर आप वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे हैं और आप उसी के एक्सिस पे निकाल रहे हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। जैसे यहाँ पर दोस्तों अगर ओ पॉइंट की अगर बात करेगा, तो ओ पॉइंट आपका एलपी और एमक्यू दोनों के लिए क्या हो जाएगा, एक एक्सियल पॉइंट हो जाएगा। ठीक, तो दोनों की वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। यहाँ पर जो भी मैग्नेटिक फील्ड होगा पॉइंट ओ पे, वो आपका वायर एसपी और वायर क्यूएन की वजह से होगा, वायर एलपी और क्यूएम की वजह से नहीं होगा। ठीक, जैसे आप कोई भी अगर वायर ले लेते हैं, जैसे अगर मैं कोई एक वायर ले लूं, ठीक, मैं कोई एक ऐसा वायर ले लिया, अगर मैं इसी पे कोई यहाँ पर अगर पॉइंट पी पे पूछ रहा हूँ कि मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, तो दोस्तों जीरो हो जाएगा। ठीक, हमेशा मैग्नेटिक फील्ड आप इधर इधर बता सकते हैं, ठीक, लेकिन एक्सियल पॉइंट पे आप नहीं बता सकते, जीरो हो जाएगा। आइडियल क्रॉस आर करेगा तो डीएल और आर के बीच में जो एंगल हो जाएगा वो 0 डिग्री हो जाएगा, तो साइन 0 0 होता है। ठीक, तो कुछ तुक नहीं बनेगा, तो एक्सियल पॉइंट पे हमेशा क्या होता है, जीरो होता है। तो यहाँ पर जो भी मैग्नेटिक फील्ड होगा वो सिर्फ और सिर्फ वायर एसपी और वायर क्यूएन की वजह से हो जाएगा। ठीक, मैं लिख देता हूँ इस बात को कि मैग्नेटिक फील्ड विल बी ओनली ड्यू टू वायर्स एसपी एंड क्यूएन। ठीक, अब एसपी और क्यूएन दोनों की वजह से मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, तो आई देख दोस्तों, अगर एसपी की बात करेंगे तो करंट का डायरेक्शन ऊपर है, तो आईडीएल ऊपर हो गया, क्रॉस आर करेगा तो देखिए इनवर्स आ गया। ठीक, क्यूएन की बात करिए तो आईडीएल देखिए दोस्तों नीचे हो जाएगा, क्रॉस आर करिएगा तो देखिए वो भी इनवर्स आ गया। मतलब नेट मैग्नेटिक फील्ड जो आएगा वो इनटू द प्लेन हो जाएगा। ठीक, तो मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर इनटू द पेज, परपेंडिकुलर आउट ऑफ द पेज, परपेंडिकुलर इनटू द पेज, मतलब आपका या तो ऑप्शन ए होगा या तो ऑप्शन डी होगा। ठीक, तो चलिए अब हम लोग सॉल्व करके देख लेते हैं। तो बी जो होता है दोस्तों, इन अब दोनों वायर की वजह से सेम डायरेक्शन में आने आने वाला है, तो दोनों की वजह से क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो हम लोग ट्वाइस ऑफ म्यू नॉट आई बाई 2 पाई डी कर देंगे। ठीक है, क्योंकि दोनों की वजह से सेम डायरेक्शन में हो रहा है तो ऐड कर देंगे। म्यू नॉट आई बाई 2 पाई डी प्लस म्यू नॉट आई बाई 2 पाई डी, तो क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ म्यू नॉट आई बाई 2 पाई डी हो जाएगा, क्योंकि करंट दोनों में सेम है। डिस्टेंस डी भी है दोनों का, वो भी क्या है, सेम है। दोनों की वजह से 4 सेंटीमीटर पे ही है, तो दोस्तों सब कुछ सेम हो जाएगा, तो आप सिंपली ऐड कर दीजिए, तो ट्वाइस ऑफ म्यू नॉट आई बाई 2 पाई डी हो जाएगा। यानी 2 इंटू म्यू नॉट की वैल्यू हो जाएगी 4 पाई इंटू 10⁻⁷। आई आपको निकालना है बाई 2 पाई, डी आपको 4 सेंटीमीटर बोला है तो 4 इंटू 10⁻² कर लेंगे, और बी आपको 10⁻⁴ टेस्ला।
बोल दिया कि मैग्नेटिक फील्ड कितना था, 10⁻⁻4 टेस्ला। ठीक, तो सॉल्व करेंगे दोस्तों, तो ये 2 पाई इंटू 2 क्या हो जाएगा आपका 4 पाई। ठीक, तब मेरा रेड पेन देखिएगा। तो दोस्तों ये 2 पाई 2 जा 4 पाई एंड 2 2 जा क्या हो जाएगा 4, वो नीचे से कैंसिल हो जाएगा। तो आई जो आ जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा 10⁻⁻4 इंटू 10⁻⁻2 डिवाइडेड बाई 10⁻⁻7। तो दोस्तों यहाँ पर एक गड़बड़ हम लोगों ने किया है कि यहाँ पर दोनों ही वायर एस पी और क्यू एन जो होगा वो सेमी इनफाइनाइट वायर की तरह एक्ट करेगा, और सेमी इनफाइनाइट वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड जो होता है वो म्यू नॉट आई बाई 4 पाई डी होता है। तो यहाँ पर हम लोग को क्या करना पड़ेगा, 2 की बजाय 4 करना पड़ेगा। ठीक, तो बस एक एक्स्ट्रा 2 मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आई क्या हो जाएगा, तो आई ऊपर चला जाएगा। ठीक, तो ये आपको हो जाएगा 20 एम्पियर। तो फाइनली जो करंट आ जाएगा आपका दोस्तों वो 20 एम्पियर हो जाएगा, और करंट आपका क्या, ये मैग्नेटिक फील्ड जो आ जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा, इनटू द पेज हो जाएगा। तो दोस्तों 20 एम्पियर परपेंडिकुलर इनटू द पेज, ऑप्शन डी। तो दोस्तों यहाँ पर जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। करंट आपका 20 एम्पियर आ गया, और डायरेक्शन हम लोगों ने चेक किया था कि क्या आया था, डायरेक्शन आपका इनवर्ड आया था। तो दोस्तों जैसा मैं आपको बताया कि एक स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होता है बी म्यू नॉट आई बाई 4 पाई डी इंटू कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। ठीक, तो दोस्तों इस फॉर्मूले को काफी अच्छे से आप लोग प्रैक्टिस करिए, क्योंकि इस फॉर्मूले से काफी ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, एंड स्पेशली जो स्पेशल रिजल्ट्स होते हैं कि फाइनाइट के वजह से जो होता है, इनफाइनाइट की वजह से आपका म्यू नॉट आई बाई 2 पाई डी हो गया, सेमी इनफाइनाइट की वजह से म्यू नॉट आई बाई 4 पाई डी हो गया। एक स्क्वायर, एक अगर आप सर्कुलर लूप लेते हैं तो म्यू नॉट आई बाई 2 आर हो जाता है, आर्क लेते हैं तो म्यू नॉट आई बाई 2 आर इंटू थीटा बाई 2। तो ये जितने भी फॉर्मूलाज है दोस्तों, ये सारे फॉर्मूलाज को आप क्या कर लीजिए, आप एक जगह लिख करके उसको कहीं दीवार में चिपका दीजिए, और उसको सुबह शाम अगर आप देखिएगा तो वो ऑटोमेटिकली आपको देखते देखते क्या हो जाएगा, वो आपको याद हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, चलते हम लोग 8वें सवाल पे, और ये दो सवाल दोस्तों 2019 में पूछा गया है। ठीक, क्या पूछा गया है, तो चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक, बोला गया है कि ए स्क्वायर लूप इज कैरिंग ए स्टेडी करंट आई एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ इट्स मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट इज एम। मतलब एम जो है, स्क्वायर लूप क्या होगा दोस्तों, जो स्क्वायर लूप होता है, स्क्वायर का साइड क्या होता है, सेम होता है, ए होता है। ठीक, तो एरिया क्या हो जाएगा, ए इंटू ए स्क्वायर। तो मैग्नेटिक मोमेंट क्या हो जाएगा, आई ए स्क्वायर। हाँ कि नहीं, तो एम आपको आई ए स्क्वायर दे रखा है। ठीक, कि स्क्वायर लूप इज कैरिंग ए करंट आई। ठीक, इसमें मान लो कि कैरिंग करंट आई एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ इट्स डायपोल मोमेंट इज एम, तो एम इज विल बी आई स्क्वायर। if this square loop is changed to a circular loop and it carries the same current, the magnitude of magnetic dipole moment of the loop, अगर इसको स्क्वायर लूप बना दिया जाए, सर्कुलर लूप बना दिया जाए, if this square loop is changed to a सर्कुलर लूप करेंगे, तो इसी को अगर आप सर्कुलर लूप अगर कर दीजिएगा, ठीक, तो सर्कुलर लूप कैसा हो जाएगा, वो सर्कल की तरह हो जाएगा, उसका रेडियस कुछ आपका आर हो जाएगा। हाँ कि नहीं, तो बेसिकली क्या हो जाएगा, यहाँ पर लेंथ ऑफ द वायर विल रिमेन कांस्टेंट, लेंथ will remain constant, मतलब 4a will be is equal to 2 pi r। दोस्तों जो r हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वो 4a by 2 pi, मतलब 2a by 5 हो जाएगा। और इसका जो मैग्नेटिक मोमेंट है, तो दोस्तों ये भी करंट आई ही कैरी कर रहा है, बोल दिया क्वेश्चन में, तो इसका जो मैग्नेटिक मोमेंट हो जाएगा इसको बोल देंगे m2 बोल देंगे। वो क्या हो जाएगा, आई इंटू इसका एरिया क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर, मतलब आई इंटू पाई आर स्क्वायर, मतलब 4a² बाई पाई। ठीक, पाई का स्क्वायर हो जाएगा, तो एक पाई आपका एक पाई कैंसिल हो गया, तो ये हो जाएगा आपको आई इंटू 4a² बाई पाई। तो जो m1 था दोस्तों, m1 क्या था, आई ए स्क्वायर था, तो सिंपली आई ए स्क्वायर को, आई और ए स्क्वायर को हम लोग m लिख देंगे, तो जो m2 हो जाएगा वो m इंटू 4 बाई पाई हो जाएगा। मतलब नया मैग्नेटिक मोमेंट जो आ जाएगा वो 4 बाई पाई ऑफ द ओल्ड मैग्नेटिक मोमेंट हो जाएगा, मतलब 4 बाई पाई ऑफ द ओल्ड मैग्नेटिक मोमेंट। तो दोस्तों ऑप्शन नहीं हो जाएगा। ठीक, तो दोस्तों देख सकते हैं आप लोग कि यहाँ पर भी क्या हो गया, हम लोगों ने हर एक सवाल को बहुत ही आसानी से सॉल्व किया, और बिना किसी खास एफर्ट के। मतलब अगर देखा जाए कि जेई मेंस का जो प्रॉब्लम आता है वो प्रॉब्लम काफी सिंपल होता है, और सिंपल हो मतलब एकदम फॉर्मूला बेस्ड होता है। मतलब अगर आप लोग को बहुत अच्छे से फॉर्मूला पता है, बहुत ज्यादा नहीं घुमाएगा, बस हल्का हल्का घुमाता है, ठीक, जो आप लोग आसानी से कैचअप कर सकते हैं, आसानी से पकड़ सकते हैं। तो दोस्तों बिल्कुल नहीं घबराना है, आपको मेरे साथ साथ चलना है,
बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। प्रॉब्लम जो आता है जेईई मेंस में बहुत सिंपल आता है, वो मैंने अभी आपको दिखाया कि आप 2002 से लेकर के आप 2019 तक के प्रॉब्लम को देख सकते हैं कि कितना हर एक प्रॉब्लम सिंपल है। ठीक दोस्तों, तो आज के लेक्चर में मैं इतना ही रहने दूंगा। वी विल मीट अगेन, बट दिस टाइम विथ ए न्यू चैप्टर। तो दोस्तों अगली बार हम लोग मिलेंगे एक नए चैप्टर के साथ जिसका नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। और फिर से दोस्तों मैं आपको क्या करूंगा, मैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के आपके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना सिखाऊंगा। कैसे मतलब आपका चाहे वो आप बोल सकते हैं कि मोशनल ईएमएफ के सवाल हो या आपका सिंपल मतलब ईएमएफ के, हर एक टाइप के सवाल को मैं आपको सॉल्व करना सिखाऊंगा। तो दोस्तों आज के लेक्चर में इतना ही। विल मीट अगेन इन द नेक्स्ट लेक्चर। तब तक के लिए सबको मेरा बाय बाय।